एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। माई सेल्फ अमन सिंह रावत, आप सभी का फिजिक्स टीचर तक्षशिला इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरा फिजिक्स का जो टॉपिक है आज का वो रहेगा 9th क्लास का, जिसका नाम है मोशन। आप सभी वाकिफ होंगे अपने लाइफ से, मोशन में बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे कि आप एक चीज बचपन से बोलते हुए आए हैं कि सर हवा चल रही है। क्या कभी आप सभी ने किसी हवा को चलते हुए देखा है? अरे सर, मैं इंसान को देखता हूं तो वो मुझको चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कभी क्या आपने ऐसे बोला है कि भाई मुझे हवा दिख रही है और चल रही है? सर, हमें वो फील होती है इसलिए हम बोलते हैं कि सर हवा चल रही है। तो हम ऐसे क्यों नहीं बोलते कि भाई वो फील हो रही है? राइट। तो आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि धरती घूम रही है। क्या आपने कभी धरती को घूमते हुए देखा है? सर, अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो आप नहीं बोल सकते कि अर्थ घूमती है या नहीं। वहीं अगर मैं स्पेस में या मून पे चले जाऊं तब मैं बोल सकता हूं कि अर्थ घूम रही है। तो इसी समस्याओं को जानने के लिए आज जो चैप्टर है हमारा 9th क्लास का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा? मोशन। तो मोशन में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, या कोई चीज ऐसी होती है जो हम खुद ब खुद नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी लाइफ में डिराइव्ड होती है। जैसे कि सर, आप कैसे बोल सकते हो कि कोई चीज मूव कर रही है? सर, मैं अगर उसे देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि वो मूव कर रही है। अगर सर नहीं देख पाता हूं तो नहीं कर पा रही। तो हमारे लाइफ में जो ऐसे एविडेंसेस है, एक डायरेक्ट एविडेंसेस है और एक इनडायरेक्ट एविडेंसेस है। डायरेक्ट एविडेंसेस हमारे पास क्या है? सर, मैं किसी चीज को, ट्रेन को, बस को मूव करते हुए देखता हूँ, वो सारे डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्या है हमारे पास? जैसे हमारे ब्लड फ्लो होता है, वो एक इनडायरेक्ट है। हमारी जो हवाएं चल रही है सर, वो इनडायरेक्ट है। भले ही हमें फील हो रही है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे, वो भी एक काइंड ऑफ क्या है? सर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं, वो भी हम नहीं देख पाते। राइट। तो आपकी जो सबसे पहले चीज आती है मोशन चैप्टर में, वो हमारे पास क्या आती है? मैकेनिक्स। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा, सर मैकेनिक्स ये तो हमने कहीं गैराज वगैरह में पढ़ा, लेकिन ये वो मैकेनिक्स नहीं। तो सर, ये मैकेनिक्स है क्या? सर, मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है मोशन का जो हमें बताता है कि भाई मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारी जो ब्रांच है फिजिक्स की, जो फिजिक्स चैप्टर, मतलब पूरी पूरी भाई कथा है एक फिजिक्स, राइट। तो उसका एक छोटा सा ब्रांच है हमारा, जिसको नाम हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स में जो सारी चीजें आती है, जैसे कि हम मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? सर, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अब आपका सर मोशन ने, आपने मोशन की बात करी, मोशन में सर क्या क्या ख्याल आ सकते हैं आपके? या तो मोशन हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हम क्या बात करते हैं? सर, हमारे पास मोशन हो रहा है और नहीं हो रहा। जब सर मोशन नहीं हो रहा तो हम उस चीज को क्या बोल सकते हैं? रेस्ट बोल सकते हैं सर हम। और सर, जब हमारा मोशन हो रहा है उस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? सर, मोशन ही बोल रहे हैं। और क्या बोलेंगे? राइट। तो सर, मेरा मन कर रहा है ना, मैं रेस्ट वाली चीजें पढ़ना चाहता हूँ, तो सर उस पार्ट को क्या बोलेंगे? जैसे आपने बोला सर, मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद मोशन। सर, मैं रेस्ट वाली चीज को कैसे बोलूंगा? तो आप कैसे बोलेंगे मालूम? आप बोलेंगे कि हम जो रेस्ट वाली चीजें पढ़ेंगे वो सारी की सारी कहाँ पढ़ेंगे? स्टैटिक्स में। कहाँ पे पढ़ेंगे? स्टैटिक्स में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का, यानी कि मैकेनिक्स का, जो कि किसके बारे में डील करता है? रेस्ट के बारे में। अब मोशन को क्या बोले सर? मोशन को हम क्या बोल देंगे सर? डायनामिक्स। सर, मोशन वाली चीजें क्या क्या बोली जाएंगी? डायनामिक्स। डायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की और मैकेनिक्स की, ऐसे बोल सकते हैं कि डायनामिक्स एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, जो कि किसके बारे में बताती है? मोशन के बारे में। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर, हम उसको मूव कैसे कराएंगे? सर, आपको कोई चीज मूव करानी है तो अनटिल अनलेस वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक सर हम उस पर कोई फोर्स ना लगाए। आपको क्या लगानी पड़ रही है? सर, फोर्स लगानी पड़ रही है सर मुझको। यानी कि सर, आपके फिर से ख्याल आ सकते हैं कि सर एक बार आपको फोर्स लगाई और एक बार नहीं लगाई। जब आपका मन कर रहा है भाई फोर्स पढ़ने का, तो हम कौन सी किताब उठाएं? जब नहीं कर रहा तो कौन सी उठाएं? तो डायनेमिक्स में ना दो चीज आती है, एक आती है हमारे पास काइनेमैटिक्स और मेरे पास एक आती है काइनेटिक्स। राइट। तो काइनेमैटिक्स क्या है सर, ये बताएंगे हमें आप। काइनेमैटिक्स एक ऐसी पार्ट है डायनामिक का जिसमें किस वजह से
कोई चीज मूव कर रही है, ऐसी कौन सी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रही है जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहा है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ते। क्या बोला मैंने कि आप जो चीज मूव करवा रहे हैं सर, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि वो फोर्सेस हम यहाँ पे कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो सर कहाँ पढ़ेंगे, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, काइनेटिक्स में। तो सर यहाँ क्या करेंगे, आपको कुछ मतलब नहीं रखना, रखना है तो रखना है किससे मतलब रखना है, सारे फॉर्मूले से। आपको बस फॉर्मूलेज लगाने, आंसर निकालना और बात खत्म, ठीक। तो यहां तक आप सभी समझ पाए होंगे। एक बार और बता देता हूं आप सभी को, राइट। मैकेनिक्स जो था वो क्या था, हमारा पार्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि किसके बारे में बताता है, ऑफ अ ऑब्जेक्ट की वो मोशन में है या फिर रेस्ट पे। सर आपने मैकेनिक्स की बात करी तो आपके ख्याल में दो ख्याल आएंगे कि भाई कोई मूव कर रही है और कोई मूव नहीं कर रही। तो सर जब नहीं कर रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। और जब कोई चीज मूव कर रही है तो सर हम उसको क्या बोल सकते हैं, मोशन बोल सकते हैं, राइट। रेस्ट वाली जो चीजें होती है वो कहाँ पे होती है सर, हमारी स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स क्या है सर, अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद रेस्ट। सर डायनामिक्स क्या है, अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद मोशन। मोशन में भी दो चीजें आती हैं हमारे पास, क्या चीजें, काइनेमैटिक्स और एक काइनेटिक्स। सर काइनेटिक्स क्या होता है और काइनेमैटिक्स क्या होता है। काइनेमैटिक्स बेटा एक ऐसा पार्ट है किसका, डायनामिक का, जो कि हमें बताएगा कि मोशन किस वजह से हो रहा है, ऐसी कौन सी फोर्स लगा रहा हूं मैं जिसकी वजह से मैं उस उस चीज को मूव कर पा रहा हूँ। वो सारी जो चीजें हम वो कहाँ पे पढ़ेंगे सर, काइनेटिक्स में। काइनेमैटिक्स में सिर्फ हम फॉर्मूलाज वगैरह, यानी कि हमारे बेसिकली फोर्स के इंटरफेस को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सारे जो इंटरफेसेस आएंगे वो फोर्सेस के, वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। सर ये तो मैं याद रखूँ कि भाई इसमें फोर्स लगानी है, किसी में नहीं लगानी, लेकिन सर तरीका क्या है याद करने का, कुछ एग्जाम्पल तो बता दो। देखो ये जो शब्द है हमारे पास काइनेमैटिक्स, एक थोड़ा बड़ा शब्द है, और ये जो एक शब्द है हमारे पास सर थोड़ा छोटा सा शब्द है। सर अगर मैं आपसे बोलूं कि काइनेमैटिक्स को पढ़ने में आसानी होगी या काइनेटिक्स को पढ़ने में आसानी होगी, तो आप क्या बोलोगे। सर मेरे को ना काइनेमैटिक्स पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही, लेकिन वहीं अगर मैं काइनेटिक्स पढ़ूं तो मुझको सर आसानी से, क्योंकि सर एक बड़ा वर्ड और एक छोटा वर्ड पढ़ने में जो आसान होता है सर वो छोटा वर्ड होता है, यानी कि सर हम उसको पढ़ पा रहे हैं, तो वहां हम पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सर इसको नहीं पढ़ पा रहा हूं तो यहाँ पे फोर्सेस को नहीं पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, राइट, बिना टाइम वेस्ट किए, राइट। अब जो हमारी चीज आती है यार, सर आपने सबसे स्टार्टिंग में सर एक चीज बोली, क्या चीज, सर धरती घूम रही है। आपने बोला सर अर्थ पे अगर मैं खड़ा हूं तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि अर्थ मूव कर रही है या नहीं कर रही है। वहीं अगर सर मैं मून पे चला गया तो मैं बता सकता हूँ कि सर अर्थ घूम रही है, राइट। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जब यहाँ खड़ा हूँ मुझे नहीं पता चल पा रहा कि अर्थ मूव करती है या नहीं करती। वहीं अगर मैं मून पे खड़ा हो जाऊं सर, मुझको आसानी से पता चल जा रहा है कि अर्थ मूव करती है। यानी कि सर हमारी पोजीशन पहले कहाँ पे थी, अर्थ पे, फिर आपकी पोजीशन कहाँ पे आ गई, मून पे। यानी कि सर आपने अपनी क्या चेंज करी, पोजीशन। और सर मैं एक तरह का क्या हुआ, ऑब्जर्वर। क्या हुआ, ऑब्जर्वर। यानी कि सर आप ऑब्जर्वर को चेंज कर रहे हो, तो आप पता लगा पा रहे हो कि आपकी अर्थ घूमती है या नहीं। तो इस पॉइंट को, इस जो फिनोमिना जो भी कुछ भी है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें चीजों को मदद करने में मदद करता है, राइट। आपको पता लगाना है कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही, राइट। तो वो किस चीज से पता चल पाएगा, रेफरेंस पॉइंट से ही। सर आपने बता तो दिया मतलब कि रेफरेंस पॉइंट असल में है क्या, लेकिन हम डेफिनेशन अगर आपसे पूछें तो डेफिनेशन क्या, तो डेफिनेशन कुछ नहीं है इसकी, क्या है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर an observer is observing an object, right। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट, राइट। अब मान लो हमने एक चीज की बात, आपने इसको ना कभी कभी हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। क्यों सर ओरिजिन क्यों बोलते हैं, ओरिजिन क्यों बोलते हैं सर,
हम ओरिजिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने नोटिस करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह मैथमेटिक्स की थोड़ी बात करूंगा यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है सर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। कभी आपने कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए करा होगा तो आपने हमेशा स्टार्टिंग यहाँ से करी होगी, जब जाके फिर वैसे करेंगे, फिर ऐसे चलते होंगे, फिर ऐसे चलते होंगे। क्या कभी ये स्टार्टिंग यहाँ से करिए? कब नहीं सर, हमने स्टार्टिंग जो करी वो कहाँ से करी है? यहाँ से। सर क्यों करते हैं हम यहाँ से स्टार्टिंग? क्योंकि सर हमें यहाँ से मदद मिलती है चीजों को पता लगाने में कि भाई यहीं से तो डिस्टेंस बता पाते हो, यहीं से जाते हो सर। ओरिजिन से जाने में हमें क्या होती है सर? आसानी होती है, राइट। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सर? रेफरेंस पॉइंट, या फिर हम क्या बोल लेंगे? ओरिजिन, राइट। अब जो दूसरी चीज आती है हमारे पास वो क्या आ सकती है सर? रेफरेंस फ्रेम। क्या आती है? रेफरेंस फ्रेम। देखो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम सभी एक क्लासरूम में हैं और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं तो वो मेरा कौन सा पॉइंट होगा सर? आप बोलेंगे कि आप कौन से पॉइंट पे? रेफरेंस पॉइंट। आपका जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? रेफरेंस पॉइंट। वहीं अगर मैं बात करूं पूरे एरिया की जो मैंने सराउंड कर रखा अपने सराउंडिंग में, उस एरिया को, उस सराउंडिंग को जिस जो मैंने कवर कर रखी है उसको क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है सर? इट इज द स्पेस या फिर स्लैश एरिया सराउंडेड बाय एन ऑब्जर्वर, राइट। ये एक ऐसा एरिया और स्पेस होता है जो कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है सर? सराउंड कर रहा है। जैसे कि आप अभी अर्थ पे खड़े हो तो आपके लिए सराउंडिंग एरिया क्या है सर? अर्थ। अब जब जैसे ही मून पे चला गया तो आपका सराउंडिंग एरिया क्या हो गया? आपका स्पेस, ठीक है। तो ये थी थोड़ी बहुत बातें जो हमने रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताएंगे। तो ये आपको शायद आपके मॉड्यूल वगैरह में तक्षशिला इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है उसमें आपको मिल जाएगी, और नहीं समझ आया तो फिर आप ऐसे समझ जाइए, ठीक है। और आगे बढ़ते बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, राइट। राइट। अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं सर, आप बड़ी देर से ना मोशन मोशन कर रहे हैं, लेकिन ना सर आपने अभी तक मोशन की डेफिनेशन नहीं बताई। तो हम मोशन की डेफिनेशन जानते हैं, राइट। तो मोशन की डेफिनेशन जानने के लिए हमें सर मोशन टॉपिक डालना पड़ेगा, हाँ या ना? तो हमने मोशन का टॉपिक डाल। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई मोशन क्या है, तो आप कैसे बोलेंगे सर कोई चीज जो है वो मोशन है? सर अगर मैं उस चीज को देख रहा हूं और वो मुझको हिलती या डुलती हुई दिखाई दे तो मैं कह सकता हूं कि मैं मोशन में हूं, राइट। तो पहली डेफिनेशन क्या बन सकती है सर? इफ एन ऑब्जेक्ट, पहली डेफिनेशन क्या बन सकती है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्या? मूविंग यार, मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज क्या कर रही है सर? मूव, देन इट सेड टू बी इन मोशन, वो मोशन में किलाई जाएगी, राइट। सर दूसरा पॉइंट हमारे सर इस डेफिनेशन, सर ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है सर, ये तो कहीं पे भी मिल जाएंगी सर। हम जो है वो सर थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलते हैं, राइट। तक्षशिला इंस्टीट्यूट है भाई, कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो अब आपको जो दूसरी डेफिनेशन है सर वो कैसे? मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कुछ डिस्टेंस है, अगर मैं सर आपके पास आ गया तो हमारी डिस्टेंस क्या हो गई है? कम हो जाएगी। अगर मैं आपसे दूर चला गया तो हमारी डिस्टेंस क्या हो गई है? ज्यादा हो जाएगी। यानी कि सर आप शक्तिमान तो हो नहीं, आप उड़ के तो, उड़ के क्या गायब तो हो गई नहीं सर, आपने क्या किया होगा सर? मूव करा होगा, तभी आपकी सर डिस्टेंस चेंज होगी, अनटिल एंड अनलेस डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो सर क्या आप ऐसे कह सकते हो कि कोई चीज अगर अपनी डिस्टेंस चेंज कर रही है किसी पर्टिकुलर जगह से या पॉइंट से, देन इट्स सेड टू बी इन मोशन, हाँ या ना? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इफ एन ऑब्जेक्ट is changing its distance from a
particular point, then it said to be in motion. लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, then it said to be in motion, right? सर अभी भी मजा सा नहीं आ रहा कि क्या है सर, ऐसी ऐसी डेफिनेशन बता रहे हो, राइट? तो चलो एक और डेफिनेशन आपके सामने पेश करते हैं। तो सर अभी तीसरी डेफिनेशन क्या होगी सर? तीसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? मान लीजिए हमने क्या किया सर, एक सेकंड, मान लीजिए हमने क्या करा सर, आप और आपका दोस्त जो है वो घर पे है आपके, और अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा सर, रात हो जाएगी, रात होते होते सर वो अपने घर चला जाएगा मेरा दोस्त। तो ऐसा क्या हुआ सर, मेरा टाइम बीत रहा है, क्या बीत रहा है, टाइम, और टाइम के बीतते के साथ साथ सर मेरे दोस्त ने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज। यानी कि सर वो भी तो शक्तिमान है नहीं, उसने भी क्या किया होगा, मोशन करा होगा। जब भी उसने मोशन करा भाई, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई चीज अगर मूव कर रही है, यानी कि पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स सेड टू बी इन मोशन। तो तीसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इस बार क्या आ जाएगा, पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये जो लिखा है मैंने WRT, वो क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट सेड टू बी इन मोशन, राइट? वो मोशन में कहलाई जाएगी। यहां तक आशा करता हूँ आप सभी को कोई डाउट वगैरह की बात नहीं। अब सर अगर मैंने ना बचपन से एक समस्या है मेरे अंदर, क्या समस्या है वो, कि सर मैं अगर ट्रेन में बैठा हूं, मैं और मेरा दोस्त ना आमने सामने बैठे होते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम मूव करते हुए नहीं दिखाई देते। मतलब फिलहाल अभी क्या हो रहा है, ट्रेन चल रही है और ट्रेन में हम दोनों बैठे, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हमें वो चीजें दोनों एक दूसरे को देखते हुए मूव करती हुई नहीं दिखाई दे रही। वहीं अगर सर ट्रेन से बाहर कोई व्यक्ति हम दोनों को देखता है, तो हम दोनों उसको मूव करते हुए दिखाई। तो सर ऐसा क्यों होता है? और सर जब मैं ट्रेन में या बस में या गाड़ी में कभी बैठता हूँ, बाहर चीजों को देखता हूँ, तो क्या क्या होता है सर? सर वो भी हिलते हुए दिखाई देते, हाँ या ना, बिल्कुल दिखाई देते हैं सर। तो आप क्या कर रहे हैं, इस बार जो है ट्रेन मूव कर रही है। कौन मूव कर रही है? ट्रेन। ट्रेन के साथ साथ आप भी मूव कर रहे हैं, और आप मूव होने के कारण आपका क्या है, बाहर वाली चीजें भी आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही। तो यानी कि मैं चौथी डेफिनेशन ऐसे बता सकता हूं कि इफ एन ऑब्जर्वर is changing its reference point, तब हम क्या बोल सकते हैं कि सर वो क्या कर रहा है, मोशन। then it's said to be a motion। तो आशा करता हूँ यहाँ तक भी आप सभी को समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आता तो वीडियो को जरा थोड़ा सा पीछे करेंगे और समझने की कोशिश करें, राइट? मिटा देते हैं। देखो अब जो चीज मैं आपसे पूछूं, आपने सर देखो ये चीज है ना मेरे पास, सर आपने मोशन की डेफिनेशन बता दी हमको, सर आप रेस्ट की डेफिनेशन कैसे बताएंगे? रेस्ट की डेफिनेशन कैसे होगी? कुछ नहीं करना, आपको बस सब में नॉट 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 लगा देना। कैसे सर? मजा नहीं आया, समझ नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो चीज मोशन में, और कैसे बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में? सर कोई चीज हिल रही है तो मैं कहूंगा कि वो मोशन में, और कोई चीज नहीं हिल रही है तो मैं बोलूंगा सर रेस्ट कर रहा है। सर मेरी डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चेंज हो रही है तो मैं बोलूंगा मोशन में। सर डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही तो क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। सर मेरा दोस्त मेरे घर पे था, रात को भी मेरे घर पे ही सोएगा, यानी कि उसने अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करी। टाइम बीत रहा है लेकिन उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, यानी कि सर वो क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। सर ट्रेन ही नहीं चल रही, ऑब्जर्वर कहां से हिलेगा?
है ना। तो क्या हुआ, ये सारी की सारी जो पॉइंट्स आएंगे आपके वो रेस्ट के लिए भी आएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। एक सेकंड, इस मोशन की जगह क्या लिखना है, रेस्ट लिख देना सभी, और सब जगह पे इज नॉट मूविंग लगा देंगे, यहाँ पे भी नॉट मूविंग, यहाँ पे भी नॉट, और यहाँ पे भी नॉट, सब जगह क्या आ जाएगा, नॉट 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 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे मोशन की जगह पे क्या लिखेंगे, रेस्ट लिखेंगे, रेस्ट, then it's said to be in rest, then it's said to be in rest। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ चुका होगा, है ना। हम जो अब नया टॉपिक, जो अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा सर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऑन विच फैक्टर्स मोशन स्लैश रेस्ट डिपेंड्स। ऐसे सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे मोशन और रेस्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सर वो कौन कौन से होंगे, पहला क्या आएगा आपके दिमाग में, सोचिए सर। मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, सराउंडिंग। क्या आएगा, सराउंडिंग। दूसरा क्या आएगा सर मेरे सामने, सर टाइम के रिस्पेक्ट, है ना। ये सवाल क्या है, सवाल ये है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम बता सकते हो कोई चीज मोशन में है, कोई चीज नहीं। तो सर पहला जो चीज आएगी वो हमारी क्या आएगी, सराउंडिंग। दूसरी जो चीज आएगी सर वो क्या आएगी, टाइम। तीसरी जो चीज आएगी हमारे पास क्या आएगी सर, पोजीशन, है ना। और चौथी जो चीज आ सकती है वो हमारी क्या आ सकती है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, है ना। सर आपने ना दो चीजें दोबारा क्यों बताया, चलो अब जो चीजें बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। मोशन और रेस्ट जो चीजें है ना हमारी, कैसी क्वांटिटी सर, तो कैसी टर्म्स है और कैसी टर्म्स नहीं, आज वो देखते हैं। तो हमारी जो मोशन और रेस्ट जो टर्म्स है वो आपस में कैसी टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। कैसी टर्म्स, रिलेटिव। सर रिलेटिव का मतलब, देखो रिलेटिव का मतलब ये दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं। क्या रिलेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए मोशन में, तो ऐसा क्या बोलना सही रहेगा, सोचिए सोचिए। चलिए अभी हम दोनों अभी जो आपस में देख रहे हैं, आप हो सकता है रेस्ट पे हो, आप नहीं हो सकता है कि रेस्ट पे ना हो, राइट। तो मैं अगर इस बोर्ड को बोलूं कि ये सर बोर्ड जो है सभी के लिए अभी क्या है, रेस्ट पे। अगर कोई व्यक्ति हमें अर्थ से देख रहा है तो अर्थ के साथ सर हम भी घूम रहे हैं, अर्थ के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, ये बोर्ड भी घूम रहा है, तो यानी कि सर उसको वो कैसा दिखाई देगा, मोशन, राइट। तो आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि ये सर सबके लिए रेस्ट, सबके लिए मोशन, सिर्फ और सिर्फ मोशन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट कर रहा है, तो हम ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। यानी कि दोनों के आपस में क्या रखती है, रिलेशन रखती है। मोशन है तो भाई रेस्ट है, रेस्ट है तो मोशन है। ऐसे नहीं बोलोगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ मोशन, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ये कैसी टर्म्स नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। सर एब्सोल्यूट का मतलब एकदम सही, एब्सोल्यूट तुम बोलते हो ना, एब्सोल्युटली राइट। तो एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, बेटा यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एकदम फिक्स्ड, जो सब सदैव के लिए सत्य है। मान लीजिए हमारे पास ये जो बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड, वो सभी के लिए स्मार्ट बोर्ड है, सभी के लिए, राइट। चाहे वो आसमान में हो, कहीं पे भी हो सर, वो सब बोर्ड तो बोर्ड ही रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं 10 रुपए का नोट है, वो भारत में कहीं भी चले जाओ, सभी के लिए वो क्या रहेगा सर, 10 रुपए का नोट रहेगा। वहीं आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ सर, वो 10 रुपए का नोट क्या हो गया, चेंज हो जाएगा उसकी वैल्यू। यानी कि सर आप अगर भारत के लिए बात करो तो वो नोट 10 रुपए का एब्सोल्यूट है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए बात करो तो वो नोट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो सिमिलरली मोशन और रेस्ट, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति हर बार मोशन करेगा, रेस्ट करेगा ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मोशन करेगा।
ऐसे कभी बोलेंगे? जी नहीं। तो मोशन और रेस्ट जो है वो आपस में आप एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ फिर से आप सभी को यहाँ पर समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो हमारे पास जो नई चीजें आती हैं, वो क्या चीजें हैं? दो चीजें ये है हमारे पास। एक आती है हमारे पास डिस्टेंस, सुना होगा आप सभी, राइट? क्या आपने ये कभी सुना है? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस एक तो बस सर मैंने ना 8th क्लास में भी डिस्टेंस वगैरह पढ़ी हुई है, जिसने नहीं पढ़ी तो हम आज पढ़ेंगे, देखा ध्यान से इधर ध्यान देंगे। और दूसरी चीज सर हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सर ये थोड़ा सा ना नया नया शब्द। चलिए आपको सर पहले ना फील दिलवाते हैं कि असल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज। मान लीजिए ये आपका जो है वो क्या है? घर। और ये जो मान लीजिए वो क्या है हमारे पास? ट्यूशन है हमारा, राइट? ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास हमारा ट्यूशन है, ये जो मान लीजिए हमारे पास हमारा घर है। हो सकता है कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी, राइट? आपका जो घर का रास्ता है, एक्चुअल पाथ जिसको हम बोलते हैं, वो मान लीजिए असल में कुछ इस प्रकार से, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए वो जो डिस्टेंस है हमारे घर से लेकर वो हमारे घर तक, वो आपके ट्यूशन से लेकर आपके घर तक का, या घर से लेकर ट्यूशन का जो रास्ता है, एक्चुअल पाथ, असली वाला जो कौन सा है, वो कौन सा है सर? ये ऐसे ऐसा जो बना। और मान लीजिए सर आपने और मैंने मिलकर ना एक ऐसा पाथ ढूंढ निकाला है जो कि हमारा एक शॉर्टकट पाथ है। कैसा पाथ है? शॉर्टकट। उसको हम बोल सकते हैं क्या? शॉर्टेस्ट पाथ। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। और इसको हम क्या बोलेंगे सर? एक्चुअल पाथ। यानी कि ये जो एक्चुअल पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता है तो शायद डेफिनेशन से समझ आ जाए। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है सर? डेफिनेशन हो सकती है कि सर डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड। ट्रैवर्स का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कि उसने कुछ चीज को कवर किया हो, कुछ ट्रैवल्ड किया हो, उसी को बोलते हैं, उसी का सिनोनिम है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वर्ड को जब यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है ना। कुछ पढ़ के भी मजा सा आ रहा है सर, ट्रैवर्स्ड, राइट? तो सर क्या बोलते हैं हम उसको? एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट? दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं सर? इसको क्या बोलेंगे? सिमिलरली इसको भी तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर जिसको मन नहीं कर रहा है मतलब लिखने विखने का कुछ भी, तो ये सारे जो नोट्स वगैरह या सारे जो कुछ भी डेफिनेशंस वगैरह आपको मिलेंगे वो आपकी तक्षशिला के मॉड्यूल में आसानी से, और तक्षशिला की वेबसाइट पे आप जाके चेक वगैरह कर सकते हैं, राइट? कोई इशू की बात नहीं। चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं, राइट? सर मेरे ना समस्या है। क्या समस्या है सर? अगर मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ तो मेरे को कपड़ा जो हिसाब से मिलता है वो 1 मीटर के हिसाब से कपड़ा बांटा जाता है। सर मैं रोड्स पे चलता हूँ तो भारत में बोलते हैं कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। वहीं अगर कोई बाहर देश वगैरह बोलते हैं तो सर माइल्स की बात करते हैं। बिल्कुल सर सेंटीमीटर की बात करती है मैडम की, ड्रॉ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, कभी ऐसा सुना होगा आपने? तो सर ये सब चीजें तो सर एक ही चीज की है ना, इन सबको हम अलग अलग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो करना पड़ता है किसी किसी चीजों के लिए, राइट? तो सर मैं कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा सदैव के लिए इस्तेमाल करूं, उसको क्या बोलते हैं हम? एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि हमारी
देखो नाम में ही छुपा है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो सभी के लिए इंटरनेशनली क्या है, वैलिड। वो क्या होगी हमारी मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास सवाल आए, उसमें कोई चीज दे रखी है किलोमीटर में और कोई चीज दी है मीटर में, तो हम सारी चीजों को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर्स में। वो आपके ऊपर इच्छा है आपकी। अगर आपको किलोमीटर में आंसर निकालना है या ऑप्शन में किलोमीटर में दिया है, तो आप पहले उसको किलोमीटर्स में कर लीजिए। बेसिकली होती क्या है वैसे, मीटर्स। ठीक, ये क्यों बता रहा हूँ, आगे जो बाकी की हमारे पास जो एसआई यूनिट्स होती है उसके लिए काम आएगा। तो इसके लिए भी एसआई यूनिट यही होती है और इसकी भी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर। ठीक है। अच्छा सर, क्या कभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं शॉर्टकट से भी शॉर्टकट निकाल लिया? जी सर बोल सकते हैं बिल्कुल। मान लीजिए हमारे पास जो शॉर्टकट था वो ये था और अब जो शॉर्टकट है सर वो ये है ना। सर घर टूट के पास आ गए, घर टूट के हमने नया घर बना, तो सर जो अब जो नया वाला शॉर्टकट निकला है वो शॉर्टकट हो जाएगा। समझ पा रहे? यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है कभी भी छोटा नहीं हो सकता किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो तीसरी दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ distance is always greater than displacement, है ना। डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से। मान लो सर ऐसा भी तो हो सकता है जो मेरा घर है वही एक्चुअल है, वही शॉर्टेस्ट है, उसके अलावा कोई बात ही ना है। तो यानी कि सर ये दोनों आपस में क्या हो सकती है, और मे बी इक्वल, ये इक्वल भी हो सकता है। सिमिलरली हम इसमें क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट is always a shorter या smaller, smaller लिखेंगे वो ज्यादा बेटर। Distance is always smaller, shorter भी लिख सकते हो, smaller than distance और maybe equal। देखो अब जो नेक्स्ट चीज हम, चलो थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर कर दें। अब जो हमारे पास नई चीज आएंगी क्या आएंगी सर वो, यानी कि सर आप बोल सकते हैं क्या कभी डिस्टेंस जीरो हो सकती है। मुझको कोई बोलना चाहेगा कि यार डिस्टेंस जीरो, मैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस, सॉरी 0 किलोमीटर डिस्टेंस भागा, क्या कभी ऐसे बोल सकते हैं? जी नहीं। लेकिन डिस्टेंस जीरो हो सकती है। कब हो सकती है सर? जब आप ही मूव ना करो। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी डिस्टेंस क्या कहलाई जाएगी, जीरो। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे ना डिस्टेंस के बारे में कि वो डिस्टेंस जीरो हो सकती है कि नहीं, मतलब जीरो हो तो सकती है, लेकिन आप क्या बोलोगे, हाँ बेटा, हाँ भाई, वो डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो हम आगे देख। तो यानी कि सर डिस्टेंस कैन बी जीरो कॉमा पॉजिटिव कॉमा क्या नेगेटिव हो सकती है, सोच के बताओ। क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? -10 किलोमीटर भाग रहा हूं, नहीं बेटा, आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव और सॉरी जीरो। डिस्टेंस जो हमेशा क्या रहेगी, जीरो और पॉजिटिव। कभी मत बोलना कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती बेटा। जब तो आप साइन की बात करते हैं, वो भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि कब क्यों नहीं नेगेटिव नहीं होती, क्यों नहीं होती, वो भी हम आगे, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सर इसका ये आप कैसे बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव? बोल सकते हैं बेटा। मान लीजिए आप जो है पहले चले 5 किलोमीटर ऐसे, कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, फिर आप गए एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में, उसी पोजीशन से, उसी पॉइंट से -10 पीछे कदम, 10 कदम आपने कितने पीछे चले, पीछे, तो डायरेक्शन कौन सी साइड है सर, माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। तो आपका टोटल आंसर क्या आएगा सर, +5 -10 gives me -5, यानी कि मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फाइंड आउट करो व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? सर तब भी माइनस, जी नहीं। डिस्टेंस जो है, मैंने पहले ही बोला था कि आपकी डिस्टेंस डायरेक्शन पे कभी भी डिपेंड नहीं है। तो सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना आपको, सीधा उसमें क्या करना है, ऐड करना है सारे पाथ को, जो वो पाथ बॉडी कवर कर रही है, उस सभी पाथ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो 5 आगे गया, फिर इसी पोजीशन पे 10 पीछे गया, तो यानी कि 5 + 10 हमारे पास ये कितना आ गया, 15, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा डिस्टेंस का, 15। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, साइन को देखकर। डिस्टेंस में कैसे निकालना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में क्या करना है, ऐड करना। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। सिंपली हमने क्या करना है, जब बात करी क्या निकालने की, डायरेक्ट निकालना, कुछ नहीं करना, +5 + 10, सीधा, कुछ देने देने की बात। चलिए आगे बढ़ते ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, एक और चीज बताता हूँ, आप कभी भी कोई भी पोजीशन पे होंगे ना, और कोई भी बॉडी मूव कर रही, आपकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीज करेगी। समझ पा रहे? आप कहीं पे भी हैं, आप कोई भी पोजीशन पे है, डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज, राइट। तो डिस्टेंस जो है वो सर, वो कभी भी कोई भी पोजीशन पर डिपेंड, डिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन पर डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस है, इनिशियल एंड फाइनल। सर ये इनका मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल? देखो कुछ नहीं बेटा, मान आपने एक चीज याद करिए कि हम पहले घर पे थे, फिर हम सर ट्यूशन में पहुंच गए, तो यानी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका था सर, वो क्या था हमारे पास, घर, इसको क्या बोलते हैं हम सर, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। देखो हम दो चीजें की बात कर रहे थे, क्या थी वो दो चीजें हमारे पास, एक थी हमारे पास सर एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। मान लीजिए हमारा जो ये आपने स्टार्टिंग में एक चीज मैंने बताई थी, घर है और एक आपका ट्यूशन, ठीक है। तो ए पॉइंट से हम बी पॉइंट में जा रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा था, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था सर वो ए पॉइंट था। इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन सी पोजीशन हो जाती है सर हमारे पास, जब हम एंड पे पहुंच जाते हैं। कौन सा पॉइंट होता है वो हमारे पास, एंड। तो यानी कि आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में कभी भी बात करी जाए तो हमारे पास दो पोजीशंस आती हैं, क्या क्या, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, स्टार्टिंग पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, एंडिंग वाली, राइट। अब
आपको कभी भी पूछे ना कोई कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, और कभी भी सवाल पूछे कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो, आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना है भाई, ये लिया इनिशियल पोजीशन और ये लिया फाइनल पोजीशन, सिंपली क्या कर देना है, आपस में उन दोनों को कंपेयर कर। अगर मेरी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तब मैं कहूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तब मैं कहूंगा मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, डिस्टेंस जो है वो कोई भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। उसको तो सिर्फ और सिर्फ भाई ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, कैसे मूव कर रहा है, उस पाथ पे डिपेंड होता है सिर्फ, राइट। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि पाथ कैसा है, कैसा कैसा भी हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी बात हो सकता है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, ये जो मूव कर रहा है इन सभी को क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, इन सभी को क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने लेकिन हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आती है तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जो होती है, डिस्प्लेसमेंट is always a straight path। क्यों होता है ऐसा सर? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ वो कौन सी हो सकती है सर? स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। हमेशा क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन। अगर आप हल्का सा भी ऊपर नीचे चले जाएंगे तो वो इस लाइन से क्या हो जाएगी, ग्रेटर, राइट। इक्विड्स बोलते हैं कि जो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करना है। वो जो स्ट्रेट पाथ होगा वो हमेशा क्या कहलाया जाता है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। तो हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालने को आया तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन को मार्क करेंगे, फाइनल पोजीशन को मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन से उसको ज्वाइन कर देंगे, और जितना भी उसका मेजरमेंट आएगा, यानी कि निकाल कर, ऐसे नहीं कि स्केल से मेजर कर रहे, हमारा सवाल में जो कुछ भी आएगा उसके हिसाब से हम आपको आंसर बताएंगे। देखो, अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो क्या है, डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, एक स्केल। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर, और डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर। ये दोनों क्या होते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो दो चीजें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है स्केलर और एक मेरे पास है वेक्टर। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। और सर डिस्टेंस जो है वो कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो स्केलर क्या होता है, तो देखो हुआ क्या, जैसे कि समझाने का तरीका ऐसा हुआ नहीं था, ये बस समझाने का तरीका है आप सभी को। देखो हुआ क्या, आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि सर टाइम, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारी चीजें। तो उनके बीच में भाई ये हुआ ना कि भाई मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, उनको कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को एक घर दे रखा, भाई उनको भी तो कुछ जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी कि कोई भी कहीं भी चले जाएगा, उसको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, जब भी वो उसके लिए वो कहलाया जाएगा। तो स्केलर क्या बोलता है, स्केलर बोलता है कि जो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाई जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाई जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी। तो अ फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude, सिर्फ और सिर्फ क्या हो उसके पास, मैग्नीट्यूड। तो मैं कहूंगा कि मैंने वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। अच्छा सर मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझते हैं, राइट। मैग्नीट्यूड से आपको क्या समझ आता है, मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ, 7
बज रहे हैं। मास जो है वो किसी का जो है वो 60 kg है, राइट। तो ये जो 10, 7, 60 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर कभी भी आपके सामने ऐसे -10 लिखा हो, तो आपको अगर कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, -10। जी नहीं, हमें जो साइन है उससे लेना देना नहीं है। साइन कुछ भी हो, हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो है डिस्टेंस जो है हम कभी भी साइन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि साइन जो असल में हमें जो दिखाता है वो बेसिकली डायरेक्शन गिव दे रहा है। तो वेक्टर कैसी क्वांटिटी हुई सर, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी हुई, अ फिजिकल क्वांटिटी which has both, इस बार क्या है, both मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। That is why they known as vector quantities। वेक्टर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज है सर, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी। डायरेक्शन तो आशा करता हूँ कि सभी को आता होगा, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वो दिशा, वो उस ओर जा रहे हैं, राइट। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं सर, स्पीड में स्केलर में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर। पहला हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, जो कि क्या है, डिस्टेंस, मास, टाइम। क्या कभी आपका मास नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो मास एक कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। एक हमारे पास और भी चीजें आती है, जैसे कि स्पीड, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे आगे। एक और क्या आती है हमारे पास, चार्ज। देखो इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो कि क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। एक चीज हमारे पास और क्या हो सकती है सर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारी चीजें आती है, राइट। ये बहुत थोड़े बहुत एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। अब सवाल तो जो आपके जो 9 का सिलेबस है वो तो यहीं तक है, लेकिन अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि क्या ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है, क्या हमेशा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो आपका अगर आंसर यस है, तो आपका आंसर क्या है, गलत। क्यों सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो दोनों क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटी, वो दोनों क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अभी आप बोल रहे हो सर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, तो सर मैं कब बोल सकता हूँ कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी, जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तभी आप कह सकते हैं कि वो कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, चाहे उसके पास मैग्नीट्यूड हो, चाहे उसके पास डायरेक्शन हो। अनटिल एंड अनलेस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, है ना। ये लॉ के बारे में जानने के लिए आपको मतलब 11th वगैरह में आपका है, यहाँ जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि आपको वो कैसी क्वांटिटीज होंगी, वो कैसी क्वांटिटीज होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपके पास उसकी डायरेक्शन भी होती है सर, जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक करंट, राइट, बिल्कुल सर। उसके पास कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा भाई, अगर छूओगे तो झटका तो लगेगा। लेकिन अगर आप कभी सर्च करके देखना, ये आपको पता होगा शायद कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन में, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। उसको हम किस में काउंट करते हैं, स्केलर में, ठीक है। तो वो कैसी क्वांटिटी है, वो नहीं तो वेक्टर चाहिए, लेकिन है कैसी, स्केलर। क्यों है सर ऐसा, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चाहे उसके पास मैग्नीट्यूड हो, चाहे उसके पास डायरेक्शन, ठीक है।
तो यहाँ तक भी आप सभी को समझ आ चुके हो। चलिए डिस्टेंस के बारे में ना एक क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी का, कहता है कि एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ का उसमें आपको एक डायमीटर दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 200 मीटर। कितना दे रखा है 200 मीटर। अगर उसने आपको डायमीटर दिया है 200 मीटर तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 100 मीटर, है ना, ये तो पता ही हो सभी। तो वो सवाल कह रहा है, अगर आप पढ़ेंगे आपने एनसीईआरटी एक बुक में देखना है सवाल को, सवाल में कह रहा है कि आपका जो आपको निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट। पहला एक राउंड इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितने सेकंड्स लग रहे? 40 सेकंड्स लग रहे। कितने सेकंड्स लग रहे? 40 सेकंड्स लग रहे। ठीक है, अब उसने हमें बोला है कि 2 मिनट बाद और 20 सेकंड बाद जब वो राउंड्स लगा लेगा, यानी कि इतने मिनट इतना टाइम के बाद वो कहाँ होगा, उसमें आपको निकालनी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो सर इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा? तो आपने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट, उस व्यक्ति ने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे वो यहाँ चला 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 चला, जैसे उसने 1 राउंड कंप्लीट करा उसको कितने सेकंड्स लग चुके होंगे? 40 सेकंड्स लग चुके होंगे। लेकिन सर हमें निकालना किसके लिए? 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स के लिए। तो क्या कोई मुझे बता सकता है 2 मिनट और 20 सेकंड्स में कितने सेकंड्स होंगे? सर 2 मिनट्स के लिए हम बोल सकते हैं कि 120 सेकंड्स होंगे और 20 सेकंड्स के लिए हम क्या बोलेंगे? 20। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम कितना आएगा आपके पास? 140 सेकंड्स। अब 140 सेकंड्स है तो उसने कितने रेवोल्यूशन निकाले? सर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन वो लगा रहा है वो हम कैसे निकालेंगे? देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल को ऊपर रखेंगे, कितना टाइम उसको लग रहा है, टोटल टाइम, और एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है, एक रेवोल्यूशन में जो भी वो कर रहा है उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 140 सेकेंड्स, और एक रेवोल्यूशन में कितना हो रहा है? 40। तो 0 से 0 कट सकता है, 14 के टेबल में इसको हम लिख सकते हैं 3.5, यानी कि सर वो 3.5 रेवोल्यूशन कर रहा है, बोल सकते हैं ना ऐसा। यानी कि सर समझ नहीं है ना, कैसे बोल सकते हो? मान लीजिए ये गया तो इसने एक रेवोल्यूशन कर लिया, फिर सिमिलरली सर 2 कर लिया, फिर सिमिलरली 3 कर लिया, जैसे ही वो 3 के बाद कितना करेगा? आधा, यानी कि 3.5, 3.5। तो जैसे ही वो 3 करेगा तो उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे, इस पॉइंट पे, राइट। अब आपको क्या निकालनी है सर? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, राइट। आगे देखते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। अब डिस्टेंस कैसे हो सकता है? डिस्टेंस को सर आपने बोला था कि सर वो ऐसे जा रहा है, तो यानी कि सर वो ये वाली पाथ को फॉलो कर रहा है, ये वाली पाथ को हम सर क्या कहते हैं? बाउंड्री। और सर बाउंड्री को मैंने पढ़ा था कि बाउंड्री को सर सर्कमफेरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है? 2πr। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक रेवोल्यूशन जो कर रहा है वो सर्किल का, वो कितना कर रहा है? सर्कमफेरेंस के बराबर। तो यानी कि डिस्टेंस निकालना है सर मुझको। डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 2πr को, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने वो रेवोल्यूशन कर रहा है। हमारे पास फिलहाल कितने रेवोल्यूशन है? 3.5। तो यानी कि 2πr को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3.5 से। अब बिना सोचे समझे हम वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज जो थी हमारे पास, रेडियस की कितनी थी? 100, और पाई की वैल्यू जो हमें पता होती है वो कितनी है? 22/7, राइट। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, जो कि हमारे पास कितना है? 100, और इंटू 3.5। देखो ये हो सकता है। तो ये सर ये इससे कट जाएगा, जो कि कितना आएगा यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितना है? 2। इसको काट के देखना कभी, और यहाँ से सर ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 200 मीटर।
ये कभी भी लगाना ना भूलना। एसआई यूनिट जो होती है वो उसको कभी भी मत छोड़ना। आप सभी के जो मार्क्स हो सकते हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो यानी कि सर हमारे पास डिस्टेंस जो निकल के आई आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, वो कितने निकल के आएंगे? 200 मीटर्स। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। क्या बोल रहे हैं सर? आपने बोला कि हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जो हमारे पास बना हुआ था वो क्या बना था? ऐसा बना। तो स्टार्ट मान लीजिए सर यहाँ से कर रहे हैं, खत्म उसने कहाँ पे करा? 3 रेवोल्यूशन करा, फिर आधा राउंड यहाँ पे करा, राइट। 3 रेवोल्यूशन के बाद उसने क्या करा सर? आधा राउंड लिया। तो यानी कि सर उसकी फाइनल पोजीशन कौन सी पोजीशन है? यहाँ पे। इनिशियल पोजीशन कौन सी है सर? यहाँ। आपने मुझको बोला था सर जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपने क्या करना है? इनिशियल पोजीशन को मार्क करना है, फाइनल पोजीशन को मार्क करना है, और इन दोनों पोजीशंस को क्या कर देना? आपस में एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। सर ये तो मुझको कुछ डायमीटर के बराबर होता है। यानी कि सर डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है? 200 मीटर। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारी तक्षशिला मॉड्यूल से है। उस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, है ना। क्या कर रहा है? कोई एक व्यक्ति है जो अभी एक पोजीशन ए में और वो पोजीशन पे जाना चाहता है बी पे। तो उसने कुछ इस प्रकार से डिस्टेंस को ट्रैवल किया है ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको मान लीजिए 10 मीटर्स लगे, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मीटर्स, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 30, यहाँ से यहाँ जाने में फिर से 10 मीटर्स लगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मीटर्स, और फिर से यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 मीटर्स, ठीक। तो उसने अपनी पाथ को ऐसे करा कवर, ठीक। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है असल में वो कितना है, जो कि कितना गिवन है आपको बुक में? 10 मीटर्स। वो कितना दिया है? 10 मीटर्स। तो अगर कोई बताना चाहेगा डिस्टेंस के लिए तो याद करिए हम क्या बोलते थे डिस्टेंस को? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ असल में कौन सी सर? ये वाली। तो इसने एक्चुअल पाथ कौन कौन सी क्रिएट करी है हमारे? सर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? 10, फिर हमारे पास क्या आता है? 20, फिर हमारे पास क्या आता है सर? 30, फिर दोबारा क्या आता है? 10, फिर दोबारा क्या आता है सर? 20, फिर क्या आता है? 30। यानी कि सर उसने टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना कवर किया है? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाता है हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 50, 60, 60 और 70, 70 और 30, 120 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। उसमें जो वैल्यूज होंगे वो कुछ अलग दी होंगी, तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, सीधा उसको सिंपली क्या करना है? ऐड। और अगर मैं बोलना चाहूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट देखो स्टार्टिंग में ही आपको शायद आंसर मिल गया होगा इसका। इनिशियल पोजीशन को मार्क और फाइनल को मार्क स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना दिया है? 10 मीटर्स। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर। तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास है आप सभी को पसंद आई होगी, और कुछ भी जो समझ आया होगा वो आज समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहेंगे हमारे साथ, तक्षशिला इंस्टीट्यूट को फॉलो करते रहेंगे। यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और इसको ज्यादातर जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए, अपने सभी फ्रेंड्स को बांटिए। आपका जो ये चैप्टर है वो बहुत मेन है, आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है बाद के लिए, उसके लिए बहुत काम आएगा आपके। हाँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको एग्जैक्ट आपको 11 क्लासेस में मिलेगा, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे? आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।